नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है बोहनी। कहानी पूरी सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए सुनते हैं आज की कहानी बोहनी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं भाग भाग उठा। इधर एक फरलांग तक कोई पान की दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर काटने पड़ते थे। कभी वहां कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतजार मुझको बहुत बुरा लगता था। और पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बनाकर गिलोरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार ना करूं। कई बार इरादा किया कि पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है, और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद भी लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं है कि इधर इच्छा हुई और उधर गिलोरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फिरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटेगा? यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कंपकपी छूट जाती है। जब भी कभी ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता है तो सिलबट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लूँ ये गैर मुमकिन है। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो ये मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतेह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वो लोग रोज गलतियां करते हैं जो इस कलाद में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर चूना ज्यादा कर दिया तो कत्था और ले लिया। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाएं, पान अंदर से आई तो इसके सिवाय जानबूझकर मक्खी निकले, समझबूझकर जहर का घूंट गले के नीचे उतारे, और चारा ही क्या है। शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती। कभी कभी पान मुंह में डालते ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कुछ चिंगारी पड़ गई हो, गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया हो, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज्यादा चूना नहीं डालता। आखिर वो आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों करें? खामोश बाइकाट से आप राजी नहीं होते, दूसरा कोई हथियार उसके हाथ में है नहीं। भावों की कामना और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते जब आप आंखें लाल किए, आस्तीनें समेटे इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में चूना ज्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में कोई और साधन नहीं रह जाता। खैर 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधि पूर्वक गिलहरियां बना रही है, मगर अब भी वह सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं है, और ग्राहक भी कैसा जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है। तब मैंने जरा झुंझला कर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, क्या तुम्हें इसकी खबर भी है? तमोली ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट ठहर जाइए। बुरा न मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की भुनी अच्छी नहीं। कल आपकी भुनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की भुनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे केवल। इसके पहले 2-3 पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपए आ गए थे। कभी कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने पर कोई दावा नहीं था। मुझसे ज्यादा भागे दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूँ, लेकिन यह मैं गवारा नहीं कर सकता था कि भाग्यशाली होने का दाग बर्दाश्त कर लूं। कोई मुझसे भूनी न कराए, लोग सुबह मेरा मुंह देखना आप सबको समझे, यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस अपशकुन के दाग को मिटाकर छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार से साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलियन की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी थे। मेरी और शराब भरी नजरों से देखकर बोलने लगे, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं है और ना भी पानों की जरूरत ही है। मैंने कहा, मुझसे ले लो पैसे? हाँ ये मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। ये तो टेढ़ी खीर है, तो क्या मुफ्त में किसी की आंखों में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए।
इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उसी से मैंने तंबोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियाँ कसी, मुझे छुपे रुस्तम, भगत जी और ना जाने क्या क्या नाम दिए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। ये दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाया और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी कल तो आपकी बोनी बहुत अच्छी हुई है, कोई 3.5 रुपये है, अब रोज बोनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तंबोलिन की स्तुति गाई और गिरह से पैसे खर्च करके अपना दाग मिटाने की कोशिश की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। अब ये स्वांग अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूँ। जब मेरी बोनी ही ना होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा, किसी की आहट मिली। आंखें ऊपर चढ़ाता हूँ तो तंबोलिन गिलोरियां लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरवती भी नहीं हो सकती थी कि मैं दुत्कार दूं। बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथों में गिलोरियां रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोनी कर आऊं। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर मैंने किसी की बोनी नहीं की। अब मैं क्या करता, गिलोरियां खाई और बोनी कराई। जिस चिंता से मुक्त पाना चाहता था वह फंदे की तरह गर्दन से चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की जरूरत ही ना रहेगी, मगर तंबोलिन शायद पान के साथ साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आते थे, वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बनते थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपए खर्च करने पड़े। बधिया ही बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन नीचे से चीखना चिल्लाना खटकाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। आंखें मलते हुए नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपए का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया था कि मैं वो घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजाने मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात सामान उठवाकर वहां पहुंच गया। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ शायद कैदी जेलखाने से निकलकर भी उतना खुश न होता होगा। रात को खूब सोया, गहरी नींद। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हों। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पी, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उससे हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में आज़ादी का नशा था। हर एक चीज मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक पान की दुकान पर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखो तंबोलिन लपकी आ रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजर रही थी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ दूं। मुझे देखकर वो ऐसे खुशी हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा जाता है, और मेरी घबराहट का अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर से ही कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसे भागे कि किसी को पता भी नहीं लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आप उस घर में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। आपको मैं यहाँ न रहने दूंगी, जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं बताइए? मैंने रोनी सूरत बना कर कहा, 10 रुपये। मैंने सोचा था किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये था। 10 रुपये में तो शायद मरने की भी जगह ना मिले, मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर ना हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपये? अरे आप 8 दीजिएगा, और इससे अच्छा घर ना हो तो जब चाहे तब छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज कैसे छोड़ सकता हूँ? पेशगी किराया भी दे चुका हूँ। तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपये तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपये कौन सी बड़ी बात है? यह समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोनी वहाँ और किसी ने नहीं किया आज तक। आप नहीं चलेंगे तो मैं यहीं दुकान उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान ना उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुरव्वत ना हो सकी। मैंने बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं, कब तक रहूं, कब तक ना रहूं। आज ही तबाला हो जाए भगवान तो मुझे भागना पड़ेगा। तुम न इधर की रहो ना उधर की। उसने हसरत भरे लहजे से कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं, मेरा कुछ ठीक नहीं है भाई। तो मैं रोज यहाँ आकर बोनी करा लिया करूंगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ चली आऊंगी, 2 मील ही तो है, आपके हाथ की बोनी हो जाएगी। ये लीजिए गिलोरियां लाई हूँ, बोनी तो करा दो। मैंने गिलोरियां ले ली, पैसे दिए और कुछ गश की सी हालत ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया।
अब मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी कि इन मुसीबतों से क्या कर गला छुड़ाऊं। तब से इसी फिक्र में पड़ा हूं। कोई भागने की राह नजर नहीं आती, बेमरवती भी नहीं कर सकता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की कहानी बोहनी। अगली कहानी के लिए कल मिलते हैं 3 बजे।